नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव को हर एक आदमी अपनी अपनी तरह से उसकी समीक्षा कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई मोदी जी को नकारा है इस देश ने, कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स, सिर्फ 2024 तक के रिस्ट्रिक्टेड नहीं, अगले 2, 4, 5 साल की पॉलिटिक्स, जिसमें जब मैं 5 साल बोलता हूं तो उसका एक कारण ये रहता है कि आज से लेके अगले 5 साल में सारे विधानसभाओं के चुनाव भी होते हैं। तो केवल लोकसभा नहीं, विधानसभा भी एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज 3 स्टेट की, और उसमें उत्तर प्रदेश की थोड़ी ज़्यादा, 3 स्टेट की बात आपसे करूंगा। वो 3 स्टेट यूपी, महाराष्ट्र और बिहार है। साइज के हिसाब से 3 लार्जेस्ट, लेकिन बीच में एक स्टेट और आती है वेस्ट बंगाल, जिसमें 42 है, मतलब बिहार से ज़्यादा है, महाराष्ट्र से कम है। वो 3 नंबर के, अगर नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखें तो देश की तीसरे नंबर की स्टेट, लेकिन उसको मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। कारण भी मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीनों वो राज्य हैं जहाँ पे डबल इंजन सरकार है, जहाँ पे इंडिया अलायंस का कोई लेना देना नहीं है, एनडीए की सरकारें हैं, और इस वजह से ये अहम है। इन 3 राज्यों में कुल सीटें हैं 80, महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40, 168। तो अगर इसको मोटे तौर पे देखिए तो करीब करीब 1/3 सीट इन 3 राज्यों से पूरे देश की आ जा रही हैं। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 64, महाराष्ट्र में 42 और बिहार में 39, कुल 145 सीटें थीं। और इसके सामने इंडिया गठबंधन की यूपी में 6, महाराष्ट्र में 5 और बिहार में 1, कुल 12 सीटें थीं। अब जो इस समय इलेक्शन आज 2024 का खत्म हो गया, तो 168 सीटों में ये भी एक मतलब मैं जब इसको बना रहा था तब मुझे ये एहसास हुआ, इंडिया गठबंधन और एनडीए की 83 एग्जैक्ट 83 सीट्स हैं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की 1 सीट है, वो कभी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, और बिहार में पप्पू यादव की 1 सीट जो जीते हैं, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो उसको आप इंडिया गठबंधन में मान सकते हैं, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट है तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो अभी 83 इंडिया गठबंधन 83, एनडीए 83। और मैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बीजेपी और उसके अलाइज और उनको एनडीए ही लेके चल रहा हूँ। ये डबल इंजन सरकार में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इंडिया गठबंधन के हिसाब से, इन तीनों राज्यों में स्ट्रॉन्ग छत्रप हैं। छत्रप कह लीजिए, इंडिया गठबंधन के हिसाब से उनके सेनापति कह लीजिए, जो लीड कर रहे हैं वो 3 अलग अलग लीडर हैं, 3 अलग अलग पार्टीज हैं। उद्धव ठाकरे जी लीड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, यूपी में लीड कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और बिहार में लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये 3, मैं इसलिए इस कंपोनेंट को बताया मैंने कि 3 अलग अलग लोग हैं जिसको लीड, लेकिन सबके वजीर मेरे हिसाब से, सब जगह के वजीर या उनको एक रखने वाले, उनको वो फैसिलिटेट करने वालों में कांग्रेस, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी का एक अहम रोल है। जो इस बार के चुनाव हुए उसमें इन 3 राज्यों में एनडीए के 62 सीटें कम हुई हैं। इन 3 राज्यों में दे हैव लॉस्ट 62, और इंडिया का गेन हुआ है 71, मतलब ह्यूज गेन है। वो अपनी खोई चीज़ें उसने पार की हैं। कांग्रेस की 3 सीटें थी, कुल 3 सीटें थी, हर राज्य से एक इन तीनों राज्यों में, अब वो 22 सीट पे खड़ा है। सपा की 5 सीट थी यूपी में, आज वो 33 सीट पे खड़ा है। और उद्धव ठाकरे की 18 सीट थी, पार्टी टूट गई है थी, अब उनकी 9 सीटें हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग लड़े थे, वो नया चुनाव चिन्ह था, वो बहुत सी चीज़ें, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, लेकिन जो स्थिति हो। और आरजेडी की 0 सीट थी, अब 4 सीटें हैं। ये तो बात मैंने इन तीनों को बता दी। अब मैं जरा आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और मैं बिहार, महाराष्ट्र और फिर यूपी, इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, 40, 48 एंड 80 के सीक्वेंस में। बिहार में 2019 में, मैं टेबल दे रहा हूँ, 2019 में बीजेपी की 17 सीटें, 24.05% वोट। जनता दल यूनाइटेड की 16 सीटें उस समय थी, मैं 19 की बात कर रहा हूँ।
22.26% वोट। एलजेपी की 6 सीटें 8.01% वोट। कुल 39 सीटें, 40 में 39 सीट बिहार में। कुल वोट परसेंटेज इन पार्टी का लेके 54.32%। इसके सामने खड़ा हुआ था महागठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस, केवल कांग्रेस की एक सीट आई थी, वोट परसेंटेज 7.85%। आरजेडी और किसी की कोई सीट नहीं थी, इसलिए सीट नहीं बोलूंगा। आरजेडी का 15.68%, आरएलएसपी 3.66%, हम 2.39% और वीआईपी पार्टी 1.66%। कुल वोट उस समय एक सीट थी और कुल बिहार में वोट परसेंटेज था 31.24%। अब जरा 2024 पे नजर डाल लीजिए। 2024 में बीजेपी की 17 से घट के हो गई 12 सीटें और वोट परसेंटेज घट के हो गया 24 से 20%। जनता दल यूनाइटेड का 16 से घट के हो गई 12 सीटें, वोट परसेंटेज 22 से घट के हो गया 18.52%। लोक जनशक्ति पार्टी की 6 से, उनको इस बार 5 ही सीट मिली थी, 6 से घट के हो गई 5 सीट, वोट परसेंटेज भी ड्रॉप हुआ 8.01 से वो गिर के 6.47% हो गया। और इस बार बिहार में एक सीट और मिली है इनके गठबंधन को, वो जो हम है उनका 1% है, तो टोटल 46.51% मिला है 30 सीटों के साथ। इसके सामने इंडिया गठबंधन को क्या मिला है? कांग्रेस की 3 सीटें 9.20% वोट, आरजेडी की 4 सीटें 22.14% वोट, सीपीआई एमएल की 2 सीटें 2.99% वोट। कुल वोट मिला 34.33%। बिहार में एनडीए जो है वो सीट के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया से आगे है। और मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समझ में आना चाहिए कि आगे हैं, वो दोनों चीजों में आगे हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है कि इस बार एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल बराबर पे खड़े हैं, दोनों 12-12 सीट पे खड़े हैं। एक और चीज इसमें गौर करने वाली है, अगर आप ध्यान से देखिए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, इन टर्म्स ऑफ वोट जेडीयू और बीजेपी, इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर आरजेडी के पास 22.14% वोट है। नंबर 2 पे बीजेपी है 20.52% वोट। और जो सबसे बड़ा इस बिहार का जो टेक अवे आप कह सकते हैं, बिहार में भाजपा को या एनडीए को स्वीप करने से, एक तरफा झाड़ू लगाने से रोकने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे, वोट परसेंटेज भी ठीक किया और 9 सीटें लेके आए। अब जरा आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। मैं पहले 2019 की आपको बता दूं। 2019 में बीजेपी की 23 सीटें थी, 27.84% वोट। एनसीपी की, उस समय एनसीपी अलग था, एनसीपी तो कांग्रेस के साथ था। शिवसेना की 18 सीटें थी, 23.5% वोट। इंडिपेंडेंट नवनीत राणा जी, अगर आपको याद हो तो उस समय लड़ी थी, लेकिन थी बीजेपी के साथ ही थी, तो ये 3 लोगों की मिलके 42 सीटें आई थी और टोटल परसेंटेज आप देख रहे हैं 52.29% था। इसके सामने जो कांग्रेस लड़ी थी, उस समय यूपीए के तौर पे लड़ी थी, कांग्रेस की 1 सीट आई थी, वोट परसेंटेज था 16.41%। एनसीपी की 4 सीटें आई थी, वोट परसेंटेज था 15.66%। कुल 32.07% और उसके सामने 20% ज्यादा वोट के साथ एनडीए 52.29%। अब 2024 में क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग है। 2024 में बीजेपी 23 से गिर के होती है 9 और वोट परसेंटेज गिरता है 27.84 से 26.18%। वोट परसेंटेज तो करीब करीब 1% गिरा, लेकिन सीटें में धड़ाम हो गई, 14 सीटें कम हो गई। एनसीपी अजीत पवार 1 सीट आई, 3.60% वोट। शिवसेना शिंदे 7 सीटें आई, 12.95% वोट। कुल सीटें आई एनडीए की 17, वोट परसेंटेज 42.73%।
उसके सामने इंडिया गठबंधन, कांग्रेस एक सीट से बढ़ के हो गई 13 सीट। वोट परसेंटेज 16.41 से 16.92% हुआ। कोई वोट परसेंटेज में बहुत तब्दीली नहीं हुई, वोट जैसा था वैसे ही है। एनसीपी शरद पवार जी वाली अब बढ़ गई है 4 से, लेकिन सीटें हो गई 8। वोट परसेंटेज गिर गया, 15.66% जो आया था वो अब गिर के हो गया 10.27%। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे साहब की थी, वो इस बार जब इलेक्शन हुआ है तो उसमें उसकी 9 सीटें आई, और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट सांगली से आया है, वो जो कांग्रेस का ही रिबेल था वो लड़ गया, और उन्होंने आके कल आपने देखा भी होगा खड़गे जी के यहाँ गुलदस्ता देखो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है। तो कुल इंडिया गठबंधन की सीटें हुई 31, कुल वोट परसेंटेज हुआ 44.91%, जो एनडीए से करीब 2% ज़्यादा है। एनडीए का 42.73% है। देखिए एक चीज़ और क्लियर हो गई कि ये महाराष्ट्र में बहुत ही, मतलब हर जगह पूरे देश में बाइपोलर इलेक्शन था, 2 ध्रुवों का इलेक्शन था। जैसे पिछली बार 2019 में भी दोनों गठबंधन, बिल्कुल 2 गठबंधन के बीच का वहाँ इलेक्शन रहा है। पिछली बार दोनों ने मिला के 84.36% दोनों के बीच वोट शेयर था। इस बार उसको और बढ़ा के 87.64% कर दिया। किसी और दल की बहुत अब स्कोप रही नहीं गया है वहाँ पे। इट इज़ मोर और लेस बाइपोलर, एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस। बीजेपी ने क्या खोया? बीजेपी ने परसेंटेज में खोया, बीजेपी ने सीट में खोया, 23 से 9 हो गए। कांग्रेस ने प्लस किया, परसेंटेज में प्लस किया, और 1 सीट से 9 सीट हो गए। अब एनसीपी का एक चीज़ और देख लेते हैं कि एनसीपी अगर दोनों को मिला लिया जाए, एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार, अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तब एनसीपी का टोटल जो वोट शेयर है वो एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल हो जाता है, 13.87। हालांकि पिछली बार उनका 15.66 था, उसके मुकाबले मतलब यूनाइटेड एनसीपी का, अगर इस बार दोनों को मिला लिया जाता है, शरद पवार और अजीत पवार को, तो इनका वोट शेयर 13.87 पिछली बार से कम, लेकिन सीटें 4 से 9 दोनों की अगर सीटें भी मिला ली जाएं तो। दूसरा, शिवसेना जो थी, दोनों शिवसेना 2019 में 13.5% वोट लाई थी, लेकिन इस बार दोनों को अगर मिला लिया, अलग अलग लड़ी थी, लेकिन अगर दोनों को मिला लिया जाए दोनों का वोट परसेंटेज, तो अब की 29.67% है। उनका वोट करीब करीब दोनों अगर मिला लें तो 6% बढ़ा है, पर सीटें 18 से 16 हो गई हैं दोनों। मैं दोनों का कंबाइंड बोल रहा हूँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक अवे है। अब अंत में बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 2009 में यहाँ बहुत कहने को नहीं, 2009 में बीजेपी की 62 सीटें थी, 49.98% वोट था। अपना दल की 2 सीटें थी, 1.21% था। 64 सीटों में 51.19% एनडीए का था। उसके सामने कांग्रेस खड़ी थी, 1 सीट 6.36% वोट। समाजवादी पार्टी 5 सीट 18.11% वोट। कुल 6 सीट में 24.47% वोट आया था। इससे दुगने से भी ज़्यादा बीजेपी थी। बीएसपी का मैं सिर्फ जिक्र कर दूं, बीएसपी उस बार सपा के साथ लड़ी थी, लेकिन मैं इंडिया अलायंस की आज केवल बात कर रहा हूं। बीएसपी के 10 सीटें आई थी और उसका वोट परसेंटेज 19.43% था। बीएसपी का इससे कम वोट परसेंटेज नहीं रहा था, नहीं तब तक। अब क्या हुआ? अब 2024 में बीजेपी की सीट 62 से घट के हुई 33, वोट परसेंटेज 49.98 से घट के हो गया 41.37। अपना दल की सीटें 2 से हो गई 1, और वोट परसेंटेज 1.21 से घट के हो गया 0.92%। एक नया प्लेयर ऐड हुआ, आरएलडी, जो पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में था। वो उसको 2 सीटें मिली, वोट परसेंटेज करीब 1.6। कुल 36 सीट के साथ टोटल वोट मिले 43.89% इस बार। और इसके सामने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस की 6 सीट 1 से बढ़ के 6 हुई, वोट परसेंटेज भी बढ़ा 9.46। समाजवादी पार्टी की 5 से 37 हुई, वोट परसेंटेज भी बढ़ा 18.11 से 33.59, बहुत बड़ा वो। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट लड़ी थी, हार गई,
उसका भी 0.47 वोट परसेंटेज है। तो कुल 43 सीटें जीती, वोट परसेंटेज 43.52%, वो एनडीए 43.89, टाई है बिल्कुल 43-43, लेकिन सीटों में अंतर ज़्यादा है। बीएसपी का भी इंटरेस्टिंग होगा। बीएसपी अब 10 से 0 सीट पे आ गई और वोट परसेंटेज 19.43 से घट के अब 9.39% रह गया है। तो एक तो वोट परसेंटेज दोनों का बराबर है। बीजेपी के 8% वोट गिरे, जो बड़ी गिरावट है, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई लोकसभा में तो मोदी जी की वजह से वोट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अब जो ये है इससे कम ही वोट अगले विधानसभा में आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी के बहुत वोट बढ़े, पिछले इलेक्शन मुकाबले 15% वोट बढ़े, और मायावती जी अब धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रहे हैं। लेकिन मैं इसके बरक्स एक बात सिर्फ इसलिए कह दे रहा हूँ कि बहुत सा चल रहा है कि मायावती जी की वजह से इतनी सीटें आ रही, मायावती जी की। मैं अपने साथियों से आग्रह किया है कि मुझे फिर से वो 31 मई का वो जो फाइनल शीट मैंने बनाई थी कि किस जगह से कितनी सीटें, उसका लास्ट पेज आपको दिखा दें, जहां मैंने कहा था कि 35 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे, 18 सीट पे एनडीए आगे, एनडीए आगे, और 27 सीट पे, 26 या 27 सीट पे मैंने कहा था फाइट है। ये मेरा उस समय का था सीट वाइज। जब मैंने अभी देखा तो मैंने वो सीटें उठाई जहां पे 40,000 से कम पे हार जीत हुई है। 40,000 से कम हार जीत होने वाली सीटें, मुझे भी आश्चर्य हुआ, 26 है। मैं 26-27 कह रहा था, 26 है। तो 40,000 से कम जो जिसको मैं फाइट की सीटें मान रहा हूं वो 26 है। कहीं कहीं सीट का कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल नंबर सेम रहा है, 26 सीटें हैं। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि उन 26 में ऐसा माना जा रहा है ना कि बीजेपी ने सब मैनिपुलेट कर लिया और बीजेपी के, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उन 26 में 15 सीटें बीजेपी जीती है इस क्लोज कंटेस्ट में, और 11 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है इस क्लोज कंटेस्ट में। इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है मेरा, और वो मैं सीट भी दे रहा हूँ कहाँ कहाँ बीजेपी जीती है इस क्लोज कंटेक्स्ट में। अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, फरुखाबाद, हरदोई, कानपुर, मेरठ, फूलपुर, उन्नाव, महाराजगंज, मिर्जापुर, मिश्रिख, देवरिया, बरेली, बिजनौर। और कहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी जीती है, आंवला, चंदौली, धौरहरा, एटा, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, सलेमपुर, खीरी, मछली शहर, फतेहपुर, बदायूं। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक इंटरेस्टिंग एक दो चीजें इसमें से और निकल के आ रही हैं। एक तो ये निकल के आ रहा है कि जैसा माना जा रहा था कि बीएसपी ने हर जगह खेल खराब किया, तो ये तो फैक्ट था कि बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, बीएसपी ने बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे अपने कैंडिडेट्स भी बदले, अपने पदाधिकारियों को भी, जो एक उनके सबसे बड़े भाई पदाधिकारी थे, चीफ कोऑर्डिनेटर और क्या क्या थे, आकाश आनंद जी को भी पद से बर्खास्त किया बीजेपी के प्रॉम्प्ट। वो साफ साफ था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये कह देना कि बीएसपी के सारे नियत ये थी कि बीएसपी का कैंडिडेट जहां जहां खड़ा किया गया कि वो नुकसान करे इंडिया गठबंधन का, ऐसा लगता है। लेकिन हर बार आपके हिसाब से तो चाकू नहीं चलता है ना। तो कई ऐसी जगह पे हैं जहां पे बीएसपी के कैंडिडेट ने एनडीए का भी नुकसान कर दिया है। वो जगहें कम है, लेकिन बिल्कुल ये कहना कि हर जगह उसने किया, ये ठीक नहीं होगा। दूसरा एक चीज और मैं कहूं कि बीएसपी का ये कह देना ना कि वो स्पॉइल कर रहा था, भाई बीएसपी की जैसे 1-1 लाख से ज्यादा कई जगह उसके वोट आए हैं। तो अगर भाई अब अलीगढ़ में 1 लाख से ज्यादा है, अमरोहा में 1 लाख से ज्यादा है, हरदोई में 1 लाख से ज्यादा है, फिर मिर्जापुर में 1 लाख से ज्यादा है, मिश्रिख में 1 लाख से ज्यादा है। तो ये एक चीज मतलब कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती कि अगर नहीं और भी जगह 1 लाख से ज्यादा है, धौरहरा में 1 लाख से ज्यादा है, चंदौली में 1 लाख से ज्यादा है, और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा है, खीरी में 1 लाख से ज्यादा है, मछली शहर में 1 लाख से ज्यादा हैं, और जहां जहां मतलब फतेहपुर और बदायूं में भी 90,000 97 वोट अच्छे मिले हैं बीएसपी को। एक चीज और ये मैं इसलिए कह दूं कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें है कि जहां जहां बीजेपी जीती है वहां पे कुल 15 सीटें हैं। उन 15 सीटों में
में जो बहुत क्लोज कंटेस्ट में 15 में से 5 जगह पे कांग्रेस सेकंड रही है। उस क्लोज कंटेस्ट में बीजेपी इससे हारी है। तो 17 में से 6 सीटें तो जीत गई थी कांग्रेस, और जो क्लोज कंटेस्ट है कांग्रेस कोई सीट 40,000 से कम से नहीं जीती है, कांग्रेस की जीत उससे ज्यादा की रही है। यह भी एक फैक्ट है। कांग्रेस जहां हारी है 40,000 से कम में, वो 5 जगह हैं। तो 17 में से 5 जगह वो इससे हारी है। उसके सामने अखिलेश यादव जी की पार्टी ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। वो क्लोज कंटेस्ट में 11 जगह जीत गई है बीजेपी से, 40,000 से कम वाली अगर बात करें, और 10 जगह हारी है। तो उसका ये स्कोर बेटर रहा। उसका बीजेपी को क्या है कि पन्ना प्रमुख और ये प्रमुख, लेकिन जब ग्रासरूट लेवल पे वर्कर की बात आई है तो कम से कम आंकड़ों से ऐसा लगता है कि एसपी का घर ज़्यादा ठीक ठाक घर को उसने सहेज के रखा था बनिस्बत बीजेपी की। कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन का बहुत वो नहीं था, इसीलिए उसकी 5 सीटें क्लोज उसमें आई हैं। फिलहाल आंकड़ों की बात इसीलिए किया था मैंने आपसे कि थोड़ा आंकड़ों की दृष्टि से देखें। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र अब आने वाली सियासत में इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि 83 का टाई है, बिल्कुल 50-50 है। एडवांटेज फिर से मैं कहूँगा इंडिया है, क्योंकि इंडिया जैसे इस समय अप स्विंग पे है। डिसएडवांटेज एनडीए है, क्योंकि एनडीए डाउन रोड पे है। तो अब देखने वाला समय ये होगा कि इन दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।